Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's lecture that is about the components of human food. जो खाने में इंसान जो है हमारा जो फूड है खाना है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जिससे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इंसान एनर्जी हासिल करने के लिए और सेल की मुख्तलिफ़ ग्रोथ के लिए मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाने के लिए बॉडी यूज़ करती है, ठीक है। कंपोनेंट्स मीन्स मुख्तलिफ़ चीज़ें जो खाने में मौजूद हैं, मिनरल्स, वाइटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। ये बॉडी अपनी ग्रोथ और एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती है। न्यूट्रिएंट्स खाने का वो हिस्सा जो ग्रोथ और एनर्जी के लिए बॉडी कंज्यूम करे, एब्ज़ॉर्ब करे, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और मुख्तलिफ़ न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं ह्यूमन फूड में। बॉडी को जो चीज़ें चाहिए फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी वो खाने के मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में मौजूद हैं। क्लासिफाइड इनटू मैनी ग्रुप्स, ठीक है, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, फैट्स चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, पानी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को और डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत पड़ती है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट दे आर। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल, एक लार्ज साइज़ का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसके जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो शुगर यूनिट्स होंगे। शुगर यूनिट कोई भी किस्म का शुगर यूनिट हो सकता है, दैट कैन बी अ फ्रक्टोज, सक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्लांट्स से हासिल करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें ब्रेड से, जैसे कि प्लांट के सोर्सेस हैं, जैसे गंदम से ब्रेड वगैरह बनता है, मैदे से ब्रेड बनता है, रोटी जो है वो गंदम से की बनी हुई रोटी, वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक। उसके अलावा दूध वगैरह से भी हमें, एनिमल सोर्सेज से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इनमें दूध में जैसे कि लैक्टोज शुगर है, ग्रेप्स जूस में जैसे कि ग्लूकोज है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। हमारी बॉडी उससे कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्सेज हैं वो ग्लूकोज हैं, स्टार्च। प्लांट्स अपना ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। जब फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स ग्लूकोज बनाते हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो इससे जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में कनेक्ट हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल स्टार्च बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। जस्ट द स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। सक्रोज, इसी तरह सक्रोज इज़ वन ऑफ द शुगर यूनिट एंड इट इज़ वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज ये भी एक किस्म का शुगर है, एंड मेल्टोज, ठीक है। ये मुख्तलिफ शुगर यूनिट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। नाउ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, हमें कहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गंदम और शुगर, मुख्तलिफ़ किस्म की जो शुगर हैं वो हम कहाँ से कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, ब्रेड, ठीक है, बीन्स, रोटी, उसके अलावा लोबिया वगैरह। राइस इज़ अ वेरी गुड सोर्स। पोटैटो भी, उसमें स्टार्च के फॉर्म में हमें ग्लूकोज मिलता है बिकॉज प्लांट स्टोर्स देयर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पास्तास, ठीक है, वो मैदे से मिलके बनी होती है, पास्ता वगैरह, मैक्रोनी, तो उनमें भी ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। सीरियल्स, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास सोर्सेस हैं फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे अगर हम देखें, ग्रेट कार्ब्स, ईट एनी टाइम, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस हैं जिनसे हमें शुगर मिलती है और हमें हमेशा हर टाइम हम ले सकते हैं, जैसे ग्रीन लीवी ग्रीन्स, स्पैनिच वगैरह, जैसे कि सलाद के पत्ते हो गए हमारे पास, स्पैनिच जो पालक है, ठीक है। उसके अलावा कर्ली फ्लावर, वेजिटेबल्स, ब्रोंक्यूल, ब्रोसले स्प्राउट्स, कैबेज, कर्ली फ्लावर, यहाँ पे हमारे पास गोभी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स हैं, ब्रोंकी है, ब्रोंकी से, बंद गोभी से,
सलाद के पत्तों से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। बेरीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी, शहतूत वग़ैरह इस तरह की जो बेरीज़ हैं, हम उनसे भी अपना कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ग्रेट कार्ब्स हैं, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, इन्हें हम हर टाइम ले सकते हैं, ये नुकसानदेह नहीं है, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स, सलाद के पत्ते, गोभी, बंद गोभी, पालक, बेरीज़, ये सब ब्रोंकी, ये जो है ना में अच्छा एक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसे हम किसी टाइम भी ले सकते हैं। गुड कार्ब्स ईट मी समटाइम्स, ये अच्छे कार्ब्स हैं लेकिन कुछ कभी कभी लेना चाहिए, हर टाइम हम उसे नहीं ले सकते। लाइक ग्रेट कार्ब्स, इनमें स्टार्ची वेजीज़, जो प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, एक स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है प्लांट्स का। स्वीट पटाटोस, जो शकरकंदी है, पटाटोस है, ठीक है, और स्क्वैश, अमेरिकन कद्दू, ठीक है, और आलू में, अमेरिकन कद्दू में, शकरकंदी, ये सारा अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन हमें एक्सेस में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो इससे फिर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्ब्स स्टोर हो जाते हैं। आपको जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उतना जो है कार्ब को, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। सेलुलर रिस्पायरेशन में उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि सेल को एनर्जी मिल सके। लेकिन अगर आप एक्सेस में लोगे, ज़्यादा लोगे, तो ये बॉडी में स्टोर हो सकती है, इसीलिए ज़्यादा अमाउंट में इसे नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा हमें फ्रूट से, बनानास, पाइनएप्पल, पपाया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स हैं, इससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। नाउ कम्स बैड कार्ब्स, ठीक है, वो कार्ब्स जो हमें बहुत ज़्यादा मोटा कर सकती है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो हमें ईट मी रेयरली नेवर, हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए या फिर बहुत कम लेने चाहिए। उनमें क्या है, ग्रेन्स, राइस, ब्रेड एंड सीरियल, ये जो एक्सेस में अगर हम रोटी लेंगे, गंदम वग़ैरह या चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा एक्सेस में, तो वो नुकसानदेह हो सकता है। शुगरी ड्रिंक्स, और ये जो डायरेक्ट शुगर का इस्तेमाल है, ठीक है, दैट इज़ वेरी डेंजरस। जो चीनी बनती है शुगर केन से, वो चीनी का इस्तेमाल चाय में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, या जूसेस ज़्यादा लेते हैं, तो वो एक हमारे पास अच्छा सोर्स नहीं है कार्बोहाइड्रेट का, और हमें कम से कम लेना चाहिए, या फिर बिल्कुल भी ड्रिंक्स, जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो आर्टिफिशियल जूसेस हैं और जिसमें चीनी डलती है, और जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ड्रिंक्स जितने भी हैं, ठीक है, और जेलीज़ हैं, टॉफ़ीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, ये सब जंक फूड में आता है। अगर हम इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, हमें मोटापा हो सकता है, और मोटापा होने के बाद ये डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ये सब कुछ बहुत आराम से हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करें इन ग्रीन वेजीज़ का और बेरीज़ का, फ्रूट्स का, इवन के स्टार्ची या पोटैटो और शकरकंदी, ये इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं है। गंदम चावल भी इज़ नॉट दैट बैड सोर्स ऑफ कार्ब्स, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वो है चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, जेलीज़, चॉकलेट्स। ये क्या है, एक डायरेक्ट सोर्स है जो सक्रोज़, शुगर, चीनी है, या आर्टिफिशियल जो चीनी है वो इस्तेमाल की जाती है इन ड्रिंक्स में, जूसेस में, बिस्किट्स में, और जेलीज़ में, टॉफ़ीज़ में, चॉकलेट्स में। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। नाउ वी डिस्कस्ड, ठीक है, जो ग्लूकोज है और सक्रोज है वो हमें किन सोर्सेज से मिल सकता है? शुगर केन, ठीक है, स्वीट पोटैटोज, शकरकंदी, शुगर बीट, हमारे पास जो शलजम है वग़ैरह है, उनसे भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं। गन्ना, वो शुगर केन है जिससे हमें डायरेक्ट जो शुगर चीनी भी बनती है। स्वीट पोटैटोज़, शकरकंदी वग़ैरह, इनसे भी हम कार्बोहाइड्रेट हासिल कर सकते हैं, शुगर किसी भी फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। दैट कैन बी अ ग्लूकोज, सक्रोज, मैल्टोज, फ्रक्टोज, ये जो है मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अच्छा जी, एनर्जी वैल्यू क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम, अगर कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हम लेते हैं, 1 ग्राम, तो उससे 4 किलो कैलोरीज हमें मिलती हैं हर 1 ग्राम पे। मेटाबॉलिक फ़ंक्शन क्या है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं?
ये क्यों लेना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारी बॉडी में क्या है कि हम सेल्स को हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज की सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान एक ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसकी ब्रेक डाउन की जाती है और इसके बॉन्ड्स में जो स्टोर एनर्जी है उन्हें उन वो रिलीज़ होती है और एटीपीज़ बनते हैं जो एनर्जी करेंसी है सेल की, जो सेल को जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ये एटीपीज़ अपने आप को एटीपीज़ में या एएमपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। सो इन शॉर्ट दीज ग्लूकोज गिव एनर्जी टू द सेल, गिव एनर्जी टू द बॉडी। अगर हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो हमें फ़ौरन से फिर से कार्ब्स लेने की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज़ हमें एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। हमें हमारे सेल्स को वैसे भी अगर हम कुछ भी फ़िज़िकली नहीं कर रहे, सेल्स मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन कर रही होती है, सेल्स में मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही होती हैं, चीज़ें अंदर बाहर आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, सेल डिवाइड हो रहा होता है, तो इन मुख्तलिफ़ फ़ंक्शंस के लिए भी सेल को एनर्जी चाहिए। बट फ़िज़िकल एक्सरसाइज के टाइम, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी के टाइम आप कोई गेम्स खेलते हो और आप कोई काम कर रहे होते हो, उस दौरान आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उस दौरान आपको शुगर या कार्ब्स लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप फ़िज़िकली एक्टिव नहीं हैं, आपका वर्क या फिर आपका काम ऐसा है कि आप बैठकर कंप्यूटर वर्क है, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है ज़्यादा, इस तरह की जॉब है, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने चाहिए। ज़्यादा एक्सेस में अगर ज़्यादा कार्ब्स लें तो उससे बॉडी में वो कार्ब स्टोर होंगे और वो यूज़ इतने नहीं होंगे बिकॉज़ आपकी मूवमेंट, मसल मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसा काम जिसमें मसल की मूवमेंट ज़्यादा है, भाग दौड़ का वाला काम है, जिसमें आप फ़िज़िकली एक्टिव हो, तो उस केस में आप कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा सोर्स ले सकते हो। बहुत ही सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे जो मज़दूर हैं, ठीक है, उनका क्या काम है, उनका सारा फ़िज़िकल वर्क है। फ़िज़िकली वो एक्टिव है, मसल्स का इस्तेमाल है, चीज़ों को उठाना, लेकर आना, ले जाना, ठीक है। धूप में सारा टाइम वो काम कर रहे होते हैं, भाग रहे, दौड़ रहे होते हैं, तो वो रोटी भी लें, चावल भी लें, ठीक है, चाय भी पीते हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। उनके कंपैरिज़न में वो लोग जो कंप्यूटर वर्क है, उनका जॉब्स ऐसी हैं कि वो कंप्यूटर पे बैठकर काम करते हैं या फिर बैंक्स वगैरह में बैठकर उनका काम है, तो उनका वज़न बढ़ता है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। अगर वो 2 की जगह 1 भी रोटी खाते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, तो उनका तेज़ी से वज़न बढ़ रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि आप जितना भी फ़िज़िकली एक्टिव होते हो, जितना भी आपका मसल्स का यूज़ है, उसमें कार्ब्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वो ग्लूकोज़ वगैरह की ब्रेक डाउन तेज़ी से हो रही होती है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होती है। लेकिन अगर आपका काम फ़िज़िकली आप इतने एक्टिव नहीं हैं, तो आपकी बॉडी में वो एक्स्ट्रा जो कार्ब्स हैं, शुगर हैं, वो स्टोर हो रहे होते हैं, जमा हो रहे होते हैं, जिससे आप मोटे हो सकते हो, ओबेस हो सकते हो, ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है और वो एक जड़ है, आप बोल सकते हो, मुख्तलिफ़ बीमारियों का। डायबिटीज़ जो शुगर है वो बेसिकली होती ही इसी वजह से है कि बॉडी में फ़ैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा हो जाती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्ब जो है ना जो ज़्यादा है। सो जितना इंसुलिन बेसिकली हमारी बॉडी में जब शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है कि इस एक्स्ट्रा शुगर लेवल को कन्वर्ट किया जाए इनटू कार्ब। लेकिन पैनक्रियाज एक मशीनरी है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती है। अगर आपका एक्सेस इतना ज़्यादा है, आप इतना ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो, जो लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, चाय पीते हैं, आर्टिफिशियल जूसेस पीते हैं, बिस्किट्स और चिप्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है उनका, तो वो उनकी बॉडी में एकदम से इतना ज़्यादा शुगर लेवल हो जाता है कि पैनक्रियाज उतना इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता कि उनको स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, या मुसलसल ये नहीं मशीनरी डिस्टर्ब हो जाती है, पैनक्रियाज प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होता, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ में पैनक्रियाज प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, जिसकी वजह से वो उसे स्टोर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके ग्लूकोज़ को। फिर उनको आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। सो दैट इज़ ऑल बिकॉज कि हम लोग जो कार्ब्स जंक फूड में हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स मच बेटर टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल. One should be physically active and one should avoid all the junk foods, carbs, artificial juices, chips, chocolate, toffees,
एंड कोल्ड ड्रिंक्स स्पेशली। ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम रोकेंगे तभी जाके हम लोग हेल्दी रहेंगे, हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। सो विल बी हैविंग गुड हेल्थ एज वेल एंड विल बी एबल टू एंजॉय आवर लाइफ्स। ठीक है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। मेटाबॉलिक फंक्शंस, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, जब हम स्टोर्ड फॉर्म लेते हैं ग्लूकोज का स्टार्च के फॉर्म में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि हमारे पास फ्रूट्स में, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स में, पटाटो में, शकरकंदी में, स्क्वैश जो अमेरिकन कद्दू है, इनमें ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में वो ग्लूकोज स्टोर होता है। तो हम जब ये खाते हैं पोटैटो, शकरकंदी या फिर कद्दू वगैरह, स्क्वैश, अमेरिकन कद्दू, तो हमारी बॉडी में डाइजेशन के दौरान हमारी बॉडी उसे स्टार्च से, स्टोर फॉर्म से कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है वापस ग्लूकोज के फॉर्म में, और वो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये ग्लूकोज जो है हर एक सेल को प्रोवाइड किया जाता है। जब ब्लड सर्कुलेशन होती है सारे सेल्स तक ये ग्लूकोज पहुंचता है, और फिर ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ग्लूकोज टूटना शुरू हो जाता है, और फर्दर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में इससे तोड़ा जाता है ग्लूकोज को, और इससे एटीपीज एनर्जी बनाई जाती है सेल के लिए, जो कि सेल मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करती है। प्रोटीन्स क्या चीज़ है? अब बेसिक कंपोनेंट है प्रोटीन। हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, सेल के इर्द गिर्द जो एक कवर है, वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स है लिपिड की, और जिनमें मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोटीन एम्बेडेड है, दसे हुए हैं, और जो मुख्तलिफ़ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द सेल मेम्ब्रेन। एक पूरा मेम्ब्रेन कवर बन रहा है, और उन प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। तो हमें प्रोटीन बॉडी को चाहिए ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को बना सके। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स हैं जहाँ पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो हमारी बॉडी डाइट में प्रोटीन लेगी, वो प्रोटीन डाइजेशन के टाइम अमाइनो एसिड सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट होगी। प्रोटीन इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज अमाइनो एसिड। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स हैं अमाइनो एसिड जो मिल के आपस में बॉन्ड बनाकर, पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर प्रोटीन बनती है। तो जब हम लोग प्रोटीन लेते हैं खाने में मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो फिर वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर वापस डाइजेशन के टाइम कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है अमाइनो एसिड्स में, और ब्लड में अमाइनो एसिड्स जाता है। और फिर जिन सेल्स को मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन बनानी होती है सेल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल राइबोसोम में प्रोटीन चाहिए, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, इसी तरह मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स को बनाने के लिए सेल को प्रोटीन चाहिए, तो वहाँ अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और फिर सेल उन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स बनाता है। और स्किन, हमारी जो पूरी बॉडी की स्किन है दैट इज़ प्रोटीन। हमारे नेल्स प्रोटीन है, हमारे बाल प्रोटीन हैं, हमारे आई के मुख्तलिफ पिगमेंट्स प्रोटीन हैं, इंजाइम प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन इन नेचर है। तो बॉडी के अंदर जब भी ये सारी चीज़ें बनती हैं, बॉडी को अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है। और अमाइनो एसिड्स हम लोगों का प्रोटीन डाइट में लेना इतना ज़रूरी है कि अगर हम प्रोटीन नहीं लेते तो हमारी स्किन भी इवन के फ्रेश नहीं रहती, ना ही हमारे बाल अच्छे होते हैं, ना ही हमारी स्किन फ्रेश रहती है, ना ही नेल्स अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ का इंटेक ज़रूरी है? हम अपनी डाइट में, अपनी खुराक में प्रोटीन्स का लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हमारे अच्छे बाल हो, नेल्स हो, स्किन फ्रेश हो, दैट ऑल इज़ नेसेसरी। और मसल्स की, इवन के फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग करते हैं जो लोग, मसल्स बना रहे होते हैं, वो ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा चने और जो चाट है वो ज़्यादा लेते हैं, गोश्त का, चिकन वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दालों का, ताकि वो उनके मसल्स बन सकें। तो प्रोटीन इज़ गुड फॉर द मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स एज वेल फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी हेयर, फॉर नेल्स, फॉर स्किन। प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो हैं, जो मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। ज़्यादातर जो हार्मोन्स हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स हैं, जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ मैसेजेस पहुँचाते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर हैं। यहाँ पे
मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन्स है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। अमाइनो एसिड्स आर द स्मॉल माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं, वो भी प्रोटीन इन नेचर है, वो भी अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। नीडेड फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के टाइम स्पेशली जब बच्चों की ग्रोइंग एज होती है तब उनको एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड दे नीड एक्स्ट्रा कार्ब एज वेल। छोटे बच्चों को ग्रोइंग एज में कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और इसी तरह उनको प्रोटीन्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है। सोर्सेस बीन्स, लोबिया जो है वो लोबिया इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर लोबिया का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपकी बॉडी को अच्छी प्रोटीन प्रोवाइड हो सकती है। पीस जो मटर है, मटर इज़ ऑल्सो गुड सोर्स। ड्राई फ्रूट्स लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। चिकन, ठीक है, स्पेशली आजकल जो देसी चिकन है उसका इस्तेमाल किया जाए, जो फार्मी चिकन है उनका इस्तेमाल ना किया जाए बिकॉज़ वो मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। फ़िश इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ द प्रोटीन। लाइट भी है, उसमें फ़ैट्स भी कम है और आपको प्रोटीन जल्दी जो है प्रोवाइड करता है। फ़िश जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और प्रोटीन आपका अच्छा सोर्स है। फ़िश जो है अच्छा सोर्स है एक प्रोटीन का। सी फूड्स जो हमारे पास श्रिम्प है, ऑयस्टर्स हैं, क्रैब्स हैं, इन ऐसे सी फूड्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। एग अंडा जो है इज़ ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज़ वेल एज़ मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन्स वगैरह भी अंडे में मौजूद हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक 1 एग इन ब्रेकफास्ट, ठीक है। और नाश्ते में सुबह अंडे का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो इट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध है और दूध से बनी हुई चीज़ों को हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप दूध लेते हैं सो इट्स गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एज वेल। उसके अलावा अगर आप दूध से बनी हुई चीज़ें लेते हैं, बटर, दही वगैरह, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। ख़मीर जो पनीर है, चीज़ है, वो सब जो है प्रोटीन प्रोवाइड करती है। बीफ और मटन, जो छोटा गोश्त है और बड़ा गोश्त है, जो शीप का गोट वगैरह का गोश्त या फिर काऊ का जो गोश्त है, मीट है, दैट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलती है। यहाँ पे इन डायग्राम्स में भी आप देख सकते हैं फ़िश, नट्स, मुख्तलिफ़ ड्राई फ्रूट्स, आलमंड, बादाम, मिल्क, योगर्ट, दही, एग, चिकन, लेंटिल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, ब्रोंकली, ठीक है, योट, सीड्स, मुख्तलिफ़ बीजों से स्प्राउट्स जो बीज में से जब बीज को वो ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि उसमें से छोटे छोटे रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, उसको स्प्राउट कहते हैं। सीड जब ग्रोइंग जर्मिनेट करता है, सीड से अभी सीड टूट कर जब उसमें से रूट्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, सीड के उस स्टेज को स्प्राउट कहा जाता है। एंड दैट सीड एक बीज के अंदर बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है क्योंकि अभी उस प्रोटीन से ही पूरा एक प्लांट डेवलप होगा। तो उस प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स है वो सीड्स के फॉर्म में भी आप ले सकते हो। जैसे कि मुख्तलिफ़ सीड्स हैं, ठीक है, सूरजमुखी की जो बीज है, कद्दू का बीज है और इस तरह मुख्तलिफ़ बीज हैं जिनको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। कांते हैं जिसे अपना खुराक फूड बना सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है? प्रोटीन लेना इसलिए ज़रूरी है, एक तो जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज नहीं अवेलेबल होता तो प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। कितना एनर्जी प्रोवाइड करती है? 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब ग्लूकोज एक अच्छा सोर्स होता है, सबसे पहला सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इन केस आप बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हो, काम कर रहे हो या रोज़ों में आपने जितना स्टोर्ड था आपका ग्लूकोज वो आप कंज्यूम कर चुके हो और अब प्रोटीन जो है ना, उसके अलावा स्टार्विंग के टाइम पे जब खाना अवेलेबल नहीं होता और बॉडी सर्वाइव कर रही होती है, उस दौरान जो सेकंड सोर्स है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज़ प्रोटीन, ठीक है। बॉडी की प्रोटीन जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस, एंजाइम्स
जो है हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं, और वो अमाइनो एसिड हमें डाइट में हम जो प्रोटीन्स लेते हैं वो हमें अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करती है, और उन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके बॉडी मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स बनाती है, एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स होंगे तो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड बढ़ेगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रोटीन्स इन द डाइट। स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल फंक्शन, उसके अलावा हमारी बॉडी की नेल्स, बाल, स्किन, ये सब प्रोटीन इन नेचर है। ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। जब एक बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, एक नए सेल्स बन रहे होते हैं, तो नए सेल बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनल्स प्रोटीन इन नेचर है, उनको प्रोटीन चाहिए ताकि नए सेल ऑर्गेनल्स बन सके। अमाइनो एसिड आएंगे डाइट से, तभी वो प्रोटीन्स बनेंगी और प्रोटीन से सेल ऑर्गेनल्स बनेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जैसे राइबोसोम इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, तो राइबोसोम बनाने के लिए सेल को प्रोटीन चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए, जो उनको हमें डाइट से मिलेंगे। हम जब डाइट में प्रोटीन लेंगे तब अमाइनो एसिड सेल को मिलेंगे, और सेल उन अमाइनो एसिड्स का इस्तेमाल करके सेल के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाता है। सेल वॉल बना, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, सेल ऑर्गेनल्स बनाएगा, एंजाइम्स बनेंगे, यूज बाय सेल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और प्रोटीन को एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ कम्स द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड, दैट इज़ फैट। फैट्स को बेसिकली वर्ड लिपिड भी यूज़ किया जा सकता है। मेड अप ऑफ फैट जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक लार्ज साइज़ का मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो मिल के बना हुआ है स्मॉल यूनिट से, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। जैसे कि प्रोटीन मिल के बना हुआ है अमाइनो एसिड से, और कार्बोहाइड्रेट्स मिल के बने हैं शुगर यूनिट से। इसी तरह जो फैट्स हैं वो मिल के बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। असेंशियल फैटी एसिड्स, कुछ बहुत ज़रूरी फैटी एसिड्स होते हैं जो बॉडी नहीं बना सकती और बॉडी अब डाइट से लेती है। हम जो खाना खाते हैं, जो फूड, जो हमारा खुराक है, उससे बॉडी को फैटी एसिड्स मिलते हैं, और उन फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करके बॉडी मुख्तलिफ सेल के स्ट्रक्चर बनाती है। तो दैट इज़ दोज फैटी एसिड्स जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, वो हमें डाइट से लेनी पड़ती है, उन्हें कहा जाता है असेंशियल फैटी एसिड। द वर्ड असेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी। देन कम्स मुख्तलिफ सोर्सेस है फ़ैट्स के। हमें फ़ैटी मीट, जो गोश्त में हमारी चर्बी वगैरह होती है, उसमें से हमें फ़ैट्स मिलते हैं। बटर, मक्खन जो है, ठीक है, मक्खन जो बटर है या माजरीन है, या फिर वो दूध से बनता है, दही से बनता है मक्खन, या दही से मक्खन बनेगा, या फिर जो है ये बनता है फ्रॉम सीड्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। जैसे सूरज की मक्की की सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे भी मक्खन बनता है, मार्जरीन बनता है, बटर। एंड घी जो ऑयल या घी का हम इस्तेमाल करते हैं, इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ फैट्स। मिल्क में भी नेचुरली जो दूध है उसमें भी फ़ैट्स मौजूद होते हैं। अंडे में जर्दी वाले पार्ट में फ़ैट्स मौजूद हैं। चीज़ जो है हमारे पास, पनीर, दैट ऑल्सो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट। ड्राई फ्रूट्स में भी फ़ैट्स होता है। सनफ्लावर के सीड, सूरज की मक्की का जो बीज है उसमें भी फ़ैट्स मौजूद होते हैं। Now you can see in this picture fatty meats, चर्बी वाला जो फैट्स वाला गोश्त होता है, उससे हमें जो है फैट्स मिलते हैं। चीज़ से, बटर से, चॉकलेट इज़ नॉट अ गुड सोर्स, ठीक है। सीड से, नट्स वगैरह से, ड्राई फ्रूट से, एवोकाडो एक फ्रूट है, उससे हमें फैट्स मिलते हैं। नाउ 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। एक ग्राम फैट्स में 9 किलो कैलोरीज होती हैं। इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया जा सकता है, फ़ैट इतना ज़्यादा एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर सकता है। सो आफ्टर, अगर प्रोटीन भी अवेलेबल नहीं है, ग्लूकोज वगैरह, तो सेकेंड जो हमारे पास फैट्स होते हैं वो भी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, मेटाबॉलिक फंक्शंस, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास फैट्स हेल्पफुल है। हेल्प्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाइटामिन्स A, D, E एंड K। उसके अलावा फैट्स जो है ना, कुछ हमारे पास जो वाइटामिन्स हैं वो फैट सॉल्युबल हैं, जो फैट्स में सॉल्युबल हैं और वो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती हैं फैट्स के थ्रू।
ठीक है। फैट्स के ज़रिए से कुछ वाइटामिन्स को बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर सकती है, जब्स कर सकती है, उनको इस्तेमाल में ला सकती है। तो ये फैट्स वाइटामिन्स को एब्ज़ॉर्ब करने के लिए, स्टोर करने के लिए बॉडी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के। पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ लिपिड बाइलेयर। 2 लेयर्स जो हैं लिपिड के हैं, फैट्स के हैं। तो अगर फैट्स होंगे बॉडी में, हम डाइट से फैट्स लेंगे तभी सेल का सेल मेम्ब्रेन बन सकता है। फैट्स आर डिपॉजिटेड एज अ लेयर अंडर द स्किन और अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स। हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स के इर्द गिर्द और पेट एब्डोमेन रीजन में भी फैट्स की लेयर जमा हो जाती है। हमारी स्किन के नीचे भी फैट्स स्टोर हो जाते हैं। जैसे हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, घी वाले चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर मक्खन वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमारी बॉडी को उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इतनी फैट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये फैट्स स्किन के नीचे ऑर्गन्स के इर्द गिर्द स्टोर होना शुरू हो जाती है। और ये अगर एक्सेस में स्टोर हो गई और मोटापा हुआ, ओबेसिटी हुई, तो वो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह हो सकती है। जब एक ग्रोइंग एज में होता है ना बच्चा, छोटे बच्चे को आप ज़्यादा फैट्स दें तो वो ग्रोइंग एज में उसकी ग्रोथ हो रही होती है और ग्रोथ के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। फिर फिज़िकली बच्चा एक्टिव होता है, इधर उधर भाग दौड़ करता है, तो वो उसके लिए फिर नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है। हम जब एडल्ट्स होते हैं या बुढ़ापे में आ जाते हैं, जब हम उतने फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं और हमारी ग्रोथ भी रुक जाती है, उस दौरान फिर हमें फ़ैट्स का कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मोटापे से हम बच सकें और मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी बच सकें। उसके अलावा जब ये फ़ैट लेयर बन जाती है, अक्सर मोटे लोगों से आपने सुना होगा कि उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी इतनी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये जो फ़ैट लेयर है, प्लांट्स में भी एक ऊपर जो है क्यूटिकल फ़ैट लेयर बन जाता है, वैक्सी फ़ैट लेयर बन जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी की एवापोरेशन को रोकता है फ्रॉम द प्लांट्स सरफेस, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी से भी पानी की जो पसीना आता है, पानी जो एवापोरेट हो रहा होता है, जिसकी वजह से बॉडी कूल होती है। तो जिनका फैट लेयर ज़्यादा होता है अंडर स्किन, उनका एवापोरेशन रेट जो है हीट इतना ज़्यादा बाहर नहीं आता बॉडी से, वो हीट को रोक के रखता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो मोटे लोग हैं जिनका फैट लेयर ज़्यादा होता है अंडर स्किन, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है और सर्दी कम लगती है, क्योंकि हीट को वो रोक के रखता है बॉडी में। फैट लेयर हीट को बाहर, बॉडी से बाहर इतनी आराम से आने नहीं देता। सो ये बोल रहे हैं कि जो फैट लेयर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। सर्दियों में ज़्यादा हीट को बाहर जाने नहीं देती फैट्स। Thank you so much. That was the end of the lecture. I hope that was interesting. Thank you.